जय हिंद दोस्तों, मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवजी एस पाठशाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ होने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्ज़ाम होने वाला है, जो अगले मंथ में एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उससे रिलेटिव जो हमारा जीके और जीएस के क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों एग्ज़ाम में, उसी टॉपिक का आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम वीडियो जैसे हो गया, चाहे चकबंदी लेखपाल हो गया, चाहे राजस्व लेखपाल हो गया, या वन रक्षक का एग्ज़ाम हो गया, या ग्राम विकास अधिकारी का हो गया, या कंप्यूटर ऑपरेटर का हो गया, सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम बेस्ड है, एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको एक एक करके उसका आंसर और क्वेश्चन को समझाते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, और उससे रिलेटिव क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी ही रिलेटिव वीडियो हर एग्ज़ाम की मिलती रहेगी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन और बनेंगे जो आपका पीटी का एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो आपका आंसर है इसमें एस.आर. राव ने की थी। तो जो दोस्तों आपका आंसर होने वाला है एस.आर. राव ने की थी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन अब यहाँ से किस तरह का और क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका आंसर दोस्तों सी है, जो एस.आर. राव ने की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, पहला चीज़ बनेगा कि ये किस ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के दोस्तों अहमदाबाद में स्थित है। और अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दोस्तों कि ये किस सन में खोजा गया था। तो दोस्तों जो ये एस.आर. राव ने 1954 में सर्वप्रथम इसकी खोज की थी, 1954 में दोस्तों सर्वप्रथम खोज किया गया था। अब इससे तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों कि इसकी खोज किसने की थी। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों एस.आर. राव ने की थी। और दोस्तों ये पूछेगा लोथल कहाँ पे स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में। तीसरा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि किस सन में खोजा गया था, तो 1954 में। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरह से है कि वेदों के, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों है हमारा, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर जो है तो वो हमारा ब्राह्मण कहलाते हैं। जो वेदों का गद्य प्रकरण होता है दोस्तों, इसके जो बारे में बताता है तो ब्राह्मण के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम अशोक सम्राट की बात करें तो इनका जो है किसमें सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो इनका जो 13वां शिलालेख होता है दोस्तों वो सबसे बड़ा शिलालेख है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा सी आंसर है कि क्वेश्चन अगर मिलेगा अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो दोस्तों वो हमारा अशोक का 13वां शिलालेख है। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लौ एवं रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो लौ एवं रक्त की नीति जो हमारा है वो किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो इसका सटीक आंसर जो है दोस्तों बलबन के द्वारा, आंसर ए आपका जो है वो है बलबन के द्वारा। तो लौ एवं रक्त की नीति अगर एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि लौ एवं रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो बलबन के द्वारा। तो एक और क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बलबन ने कौन सी ऐसी सबसे मुख्य नीति है जो अपनाई थी। तो आपको आंसर में इसी तरह मिलेगा लौ एवं रक्त की नीति, या और कोई से भी ऑप्शन रहेंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए लौ एवं रक्त की नीति को बलबन ने अपनाया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी दोस्तों। अब इससे यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। जो आपका क्वेश्चन बनना है पहला तो यही बनेगा सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। दूसरा जो क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों कि ये किस सन में की गई थी। तो इसका जो आंसर है पहले सिविल सेवा किसके शासन में काल में प्रारंभ की गई थी, तो ये हमारा आंसर सी है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा राजस्व निरीक्षक 2016 में पूछा गया है। दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम बेसिस हैं जो आपके
एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब अगला यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी, तो लॉर्ड कार्नवालिस के। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस सन में किया गया था। तो जो सन की बात अगर हम करें दोस्तों तो 1786 से 1993 में। क्वेश्चन का अगर हम पूछे किस सन में, तो 1783 से दोस्तों ये हमारा 1793 में किया गया था। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा दोस्तों कि पहला सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई, तो लॉर्ड कार्नवालिस के, और कब किया गया था, 1783 से 1793 में। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया करके अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और कृपया करके लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, महात्मा गांधी जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात किया जाए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। अब दोस्तों यहाँ से कई सारा क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो यही आपको मिल जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। अगला क्वेश्चन दोस्तों मिलेगा कि इन्होंने सबसे पहले किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, महात्मा गांधी ने दोस्तों दिसंबर 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगर हम बात करें पहला जो क्वेश्चन यहाँ है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने, दोस्तों 1924 में। और ये किस अधिवेशन की पहली बार अध्यक्षता किए थे दोस्तों, तो इन्होंने बेलगाम, जो हमारा बेलगाम था, बेलगाम में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था उसी का सबसे पहले बार इन्होंने ये अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो सी होता है। यहाँ से दो तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों कि इन्होंने अध्यक्षता कब की थी, और दूसरा चीज़ है दोस्तों कि ये कि कहाँ किया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर हो जाएगा बेलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों अगर असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो असहयोग आंदोलन, यहाँ से आपको 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों, और दूसरा असहयोग आंदोलन के भीतर ही स्वराज की वापसी लिया गया था। तो आंसर अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो आंसर जो है इसका वो बी है। आंसर बी 1 अगस्त 1920 को दोस्तों किया गया था। इसकी असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त, कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूरा मिलेगा, 1 अगस्त 1920 में किया गया था। अब इसी में गांधी जी ने दोस्तों, जो हमारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ये इन्होंने 1 वर्ष के पश्चात ही भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो क्वेश्चन पर वो होता है, अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि स्वराज प्राप्ति का जो नारा दिया गया था वो कब दिया गया था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के बाद जो हमारा स्वराज प्राप्त का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 8 में बात किया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो आपको देखने में जो 4 आंसर दिया गया A B C D, इसमें जो हमारे बदरुद्दीन तैयबजी हैं, बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था, और कब किया था, 1887 में। बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था दोस्तों 1887 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मद्रास का तीसरा अधिवेशन था दोस्तों, यहाँ से आपको ये जानना चाहिए कि इन्होंने जो पहला अधिवेशन किया था किसी ने, मुसलमान ने, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, और इन्होंने मद्रास में तीसरा अधिवेशन दोस्तों, कहाँ, मद्रास में दोस्तों तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि भारतीय जो हमारा राष्ट्रगान है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रगान जो हमारा है जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गया था, और इसको कब एक्सेप्ट किया गया था, कब ये हमारा
जो संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया है। तो यहाँ से पहले 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि भारतीय जो हमारा राष्ट्रगान है वो कौन सा है। तो जो हमारा राष्ट्रगान है दोस्तों वो जनगण मन है और इसके रचयिता दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो 2 क्वेश्चन और मिलते हैं आपको दोस्तों। जो हमारा राष्ट्रगान है वो कौन सा है, जनगण मन है। और अगला चीज़ पूछता है दोस्तों जनगण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और यहाँ दोस्तों अगर हम बात की जाए इस क्वेश्चन में जो रखा गया क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय जो हमारा राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो इसका आंसर है दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था दोस्तों। और ये किस लिए गाया गया था दोस्तों, ये जो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों। और इसका एक अगला क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय गान जो हमारा है जनगण मन, इसको कितने सेकंड में गाया जाता है दोस्तों। तो आंसर आपका होना चाहिए 52 सेकंड दोस्तों, 52 सेकंड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय गान जो है वो कितने सेकंड में गाया जाता है दोस्तों, 52 सेकंड में। अब तीसरा क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो हमारा संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय गान को कब ग्रहण किया गया था या कब एक्सेप्ट किया गया था। दोस्तों 24 जनवरी दोस्तों 1950 को दोस्तों ग्रहण किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको रखा गया है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था। दोस्तों मैंने इसको आपको पहले ही बताया है कि कब ग्रहण किया गया था, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 अभी प्रीवियस मैंने क्वेश्चन में बताया है, 5 तरह के क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका आंसर नंबर डी होगा दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और आप देख ही रहे हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ये आबकारी सिपाही 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपके होने वाले यूपी SSSC PET के एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है दोस्तों। इसमें से कौन सा क्वेश्चन है, आंसर है जो दोस्तों खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है दोस्तों। और ये दोस्तों जो इसका आंसर होने वाला है, आंसर सी जो है दोस्तों ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती। तो जो हमारा दोस्तों कोयना नदी है ये खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती, बाकी सारी नदियां जो है दोस्तों खंबात की खाड़ी में मिलती हैं। अब दोस्तों यहाँ से ये पूछता है, इसे जो है दोस्तों ये कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसे कहते हैं। तो कोयना नदी जो है इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा दोस्तों, महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। ये जो है महाराष्ट्र के सांतारा जिले में महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों कि खंबात की खाड़ी इनमें से कौन नहीं मिलती है। तो कोयना नदी, महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसे कहते हैं, कोयना नदी को। ये नदी निकलती कहाँ से है, तो सांतारा जिले के महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप किसी भी तरह का क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो उसको आप ओके सही करके आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में रखा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। इनमें से जो दोस्तों सबसे छोटी नदी है वो कौन सी है। तो सबसे छोटी नदी की अगर हम बात करें तो इसका आंसर है दोस्तों सोन नदी। इसकी अब लंबाई की अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि इसकी लंबाई कितनी रखी गई है, तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों सोन नदी की 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर दोस्तों सोन नदी की लंबाई है। और अगर किसी और नदी की पूछ ले, कावेरी की पूछ ले, तो कावेरी का दोस्तों 800 किलोमीटर है। कावेरी का दोस्तों 800 किलोमीटर होता है। और जो हमारा सबसे बड़ी अगर नदी की यहाँ बात करें तो कृष्णा है, जिसकी लंबाई दोस्तों 1400 किलोमीटर होती है दोस्तों। और नर्मदा जो है उसका 1312 किलोमीटर दोस्तों नर्मदा की लंबाई होती है। तो दोस्तों यहाँ से आपको 4-5 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी नदी कौन सी है दोस्तों, तो आपकी सोन नदी। अगर इसकी लंबाई पूछ ले दोस्तों तो 784 किलोमीटर होगी दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो मिलेगी हर एग्जाम से रिलेटिव। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 13 में ये रखा गया है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी, सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। तो दोस्तों जो इसका आंसर दोस्तों है वो सोन नदी जो है वो यमुना में नहीं मिलती है दोस्तों। तो आंसर नंबर डी है कि सोन नदी जो है दोस्तों यमुना में नहीं मिलती है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। तो आंसर नंबर जो हमारा इसका है सी है, लूनी नदी जो है दोस्तों वो थार रेगिस्तान से होकर बहती है दोस्तों। लूनी नदी की प्रमुख जो विशेषताएं हैं दोस्तों, ये सहायक नदियों में से आती है। जो इसकी जोवाई, सुकारी और बांदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। लूनी नदी जो है दोस्तों इसकी पूछता सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसकी सहायक नदियां जो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियों में तो इसकी सुकारी एक सहायक नदी होती है दोस्तों, सुकारी एक सहायक नदी है दोस्तों। इसके बाद इसकी बांदी सहायक नदी होती है दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन अगर आया, यही क्वेश्चन मिलता है कि थार रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों लूनी नदी, और पूछ लेगा इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी सहायक नदी जो है दोस्तों वो हमारी बांदी हो गई, या आपको कह रहे हैं ये बांदी हो गई या सुकारी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। ये यूडीए एलडीए में भी आया हुआ है दोस्तों, और हमारा जो वन रक्षक का एग्जाम होता है दोस्तों उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों जो जोजिला पास है, जोजिला पास दोस्तों कहाँ से होकर गुजरता है, और ये किस दोनों बीच में किसके किसके बीच में जोड़ा गया है दोस्तों। तो जो हमारा जोजिला पास है दोस्तों वो हमारा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो आंसर नंबर डी जो है जोजिला पास जो है दोस्तों लेह और श्रीनगर को जोड़ा जाता है। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि अब लेह जो है केंद्र शासित प्रदेश में आने लगा है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि लेह जो हमारा है वो केंद्र शासित प्रदेश में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है दोस्तों वो डी आपका होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और वीडियो में कई बार पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था दोस्तों। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो डी आंसर है, 1967 से 1990 में चला था दोस्तों। जो हमारा ये रखा गया क्वेश्चन दोस्तों 1967 से 1990 में चला था दोस्तों। तो आंसर नंबर डी की अगर हम बात करें दोस्तों कि हरित क्रांति कि कब से कब चला है, तो दोस्तों 1967 से 1968 में चला गया। तो दोस्तों और पूछता है ये प्रथम बार किन किन राज्यों में लागू हुआ था दोस्तों। तो ये हमारा जो प्रथम बार लागू हुआ था हरियाणा में लागू हुआ था दोस्तों, पंजाब में लागू हुआ था दोस्तों, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ था दोस्तों। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके आते हैं उसमें भी ये हरित क्रांति का जो हमारा पहला आंदोलन था ये लगा था, और ये 1967 से 90 के बीच में लगा था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये इन दिस टाइम 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। अभी होने वाले एनटीपीसी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता मेक इन इंडिया। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही बड़ा ख्वाब है दोस्तों जो कहते हैं मेक इन इंडिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पे संकेंद्रित है या कितने क्षेत्रों पे लागू है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों 25 है, कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी है दोस्तों, 25 क्षेत्रों पे ये संकेंद्रित किया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन 2 बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 रखा गया है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर है डी, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो प्राप्त होता है उत्पाद शुल्क से। अब दोस्तों यहाँ हम बात कर लेते हैं कि अगर आंसर ये है दोस्तों कि आंसर डी है कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी है कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा जो हिस्सा है आय का उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है दोस्तों कि 19 नंबर क्वेश्चन जो है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर दोस्तों जिसको जीएसटी बोलते हैं कितने घटकों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों जो हमारा वस्तु एवं सेवा कर है, जीएसटी जिसको कहते हैं गुड सर्विस टैक्स, दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी पूछता है जीएसटी का। तो जीएसटी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स, जो ये दोस्तों क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हमारा बी आंसर है, 2 घटकों में बांटा गया है दोस्तों। अब ये घटक कौन कौन से हैं दोस्तों, एक केंद्र के लिए लागू होता है, एक राज्य के लिए। तो जो केंद्र के लिए लागू होता है उसको CGST कहते हैं दोस्तों, केंद्र के लिए जो लागू होता है उसे CGST कहते हैं, और जो दोस्तों राज्य के लिए लागू होता है उसे हम कहते हैं SGST। जो राज्य के लिए लागू होता है दोस्तों उसको SGST कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि दोस्तों जो घटक हैं उनको कौन कौन से नाम से जानते हैं, तो दोस्तों CGST और SGST। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे किसान भाइयों को लेके। अभी इस समय आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, जो इसके लेके कोई सुनवाई नहीं चल रही है दोस्तों। हमारे किसान भाइयों के साथ रहना चाहिए और किसान की भी जो भी मांग है उसको पूरी करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना है कब लागू किया गया था। तो दोस्तों हमारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसका आंसर जो है आंसर नंबर बी है दोस्तों, 1998 से 1999 में। अब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों इसे किसने लागू किया था, किस वित्त मंत्री ने लागू किया था। तो इसे यशवंत सिन्हा ने लागू किया था दोस्तों। जो पूछेगा अगर क्वेश्चन किसान क्रेडिट कार्ड योजना को किस वित्त मंत्री ने लागू किया गया था, तो यशवंत सिन्हा ने, और किस वर्ष में लागू किया गया था, तो 1998 से 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन आ गया, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से लेके दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, चाहे UP-SSC का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक दोस्तों NTPC IOCL कई सारे एग्जाम में, UP-SSC JEE सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो दोस्तों जो हमारा संविधान बना था तो उसमें कई सारी कमेटियां रखी गई थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी एक थी। इसी के दोस्तों क्वेश्चन अगर पूछता है ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूपण कमेटी या लेखन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर डी है दोस्तों। इसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। इसे प्रारूप कमेटी भी कहते हैं, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों कि 22 नंबर में बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत रखा गया। जो हमारा दोस्तों संविधान का संवैधानिक उपचार होता है वो किसके अंतर्गत रखा गया है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर नंबर ए है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग किस के अंतर्गत आता है, तो भाग 3 के अंतर्गत दोस्तों। जो हमारा मौलिक अधिकार आता है वो भाग 3 के अंतर्गत दोस्तों। मौलिक अधिकार जो आता है वो भाग 3 के अंतर्गत दोस्तों आता है। अब पूछता है कि भाग 3 के अंतर्गत कितने आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल कब से लेकर कितने से लेकर कितने तक, तो आर्टिकल 12 से लेकर दोस्तों 35 के अंतर्गत जो हमारा मौलिक अधिकार है वो रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको मिला कि जो संवैधानिक उपचार है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है, तो दोस्तों मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। मौलिक अधिकार कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक होता है दोस्तों, 12 से 35 तक। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए क्योंकि एक फीमेल से रिलेटिव क्वेश्चन है और इन दिस टाइम हमारे देश में फीमेल को लेकर कुछ ज़्यादा ही लोग एक्टिव हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया नीलम संजीव रेड्डी भारत के चौथावें राष्ट्रपति थी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के किस स्थान की राष्ट्रपति थी? तो जो नीलम ये संजीव रेड्डी हैं, ये छठवें जो हैं भारत के राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठवें राष्ट्रपति थे। कार्यकाल जो इनका था 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक था। अब ये दोस्तों पूछता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के गैर कांग्रेसी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे, वो हमारे नीलम संजीव रेड्डी हैं। तो दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन मिला। नीलम संजीव रेड्डी किस स्थान के राष्ट्रपति थे? चौथावें राष्ट्रपति थे, तो छठवें राष्ट्रपति थे। और अगला क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों कि गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। और दोस्तों ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर आपका होगा फातिमा बीबी, आंसर नंबर बी। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको ये मिल गया कि पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये हो गया फातिमा बीबी। अब इनका जो कब इन्होंने न्यायालय में कब तक से कब तक रहीं? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 1989 से लेके 1992 तक था। 1989 से लेके 89 से लेके 92 तक दोस्तों, 1989 से लेके 92 तक। और ये किस स्टेट की, जो किस राज्य की जो बनी थी उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश? तो दोस्तों ये पूछता है कि किस न्यायालय में, ये किस राज्य में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थी? तो ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार बनी थी। तो इसका आंसर जो आपका होगा दोस्तों अगले क्वेश्चन को कि ये किस राज्य में उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी? तो ये दोस्तों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनी थी। प्रथम महिला न्यायाधीश जो हमारी फातिमा बीबी थी, हिमाचल प्रदेश उच्चतम न्यायालय में बनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 25 है, 25 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 25 क्वेश्चन नंबर में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है संसद के खर्चे किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो दोस्तों आपका आंसर जो है, आंसर नंबर डी जो है दोस्तों ये आपका सही है। आंसर नंबर डी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, जिसको कैग बोलते हैं दोस्तों, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं जिसको कैग बोला जाता है दोस्तों, वो जो है संसद के खर्चे का नियंत्रण करते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन पूछता है जो हमारा महान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं दोस्तों किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों आर्टिकल 148 के अंतर्गत आते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षा। अब दोस्तों यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल गया कि सांसद के खर्चे किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक? तो ये आते हैं 148 के अंतर्गत दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि क्वेश्चन नंबर 26 जो रखा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रतिबल की यूनिट मतलब दोस्तों स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है दोस्तों? स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? तो स्ट्रेस की यूनिट की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ आंसर जो होता है दोस्तों स्ट्रेस की एसआई यूनिट जो होती है, प्रतिबल की जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों वो पास्कल होती है। अब दोस्तों प्रतिबल होता क्या है? प्रतिबल होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दोस्तों। तो ये प्रतिबल बराबर होता है स्ट्रेस बराबर दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ स्ट्रेस बराबर होता है, को सूत्र भी पूछता कभी कभी, स्ट्रेस बराबर होता है एफ अपान के ए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों ये आपका होता है
पास्कल। अब पूछता है दोस्तों इसकी बीमा क्या होती है। तो इसकी बीमा की अगर हम बात करें दोस्तों, एग्जाम में अगर पूछ लेगा आपका इसकी बीमा क्या होती है, तो इसकी बीमा होती है ml पे -1 T पे -2 दोस्तों। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अगर प्रतिबल का मात्रक SI पूछे तो वो होगा आपका पास्कल। अगर इसकी बीमा पूछ ले दोस्तों तो हो जाएगा ml पे -1 T पे -2। अब एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों कि 1 पास्कल बराबर कितने के होता है। तो दोस्तों 1 पास्कल बराबर अगर हम बात करें तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के होता है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों कि प्रतिबल की यूनिट क्या होती है, पास्कल, प्रतिबल का बीमा क्या होता है जो हमने आपको बताया, और 1 पास्कल बराबर कितने के होता है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रखा गया है क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 27 में पूछता है कि सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है दोस्तों। तो सुपरसोनिक स्पीड जो हमारा मापा जाता है दोस्तों, इसका जो आंसर है आपका वो आंसर नंबर सी है दोस्तों। मैक नंबर के द्वारा सुपरसोनिक स्पीड मापी जाती है दोस्तों। अब ये मैक नंबर कई तरह के डिसाइड करते हैं दोस्तों। सोनिक स्पीड होगी तो कितना होगा, सुपरसोनिक स्पीड होगी तो कितना होगा, हाइपरसोनिक स्पीड होगी तो कितना होगा। जब मैं दोस्तों आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस चीज़ से किसकी मापन की जाती है तो उसमें मैं सारी डिटेल में बात करूंगा। तो यहाँ अगर आपका आंसर सी होगा दोस्तों, सुपरसोनिक स्पीड मैक नंबर से मापी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 जो हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दोस्तों कि किस तत्व की परमाणु संख्या 31 होती है दोस्तों। तो आपका जो आंसर है दोस्तों, किस तत्व की परमाणु संख्या 28 होती है दोस्तों, किस तत्व की परमाणु संख्या 28 होती है। इसका आंसर जो आपका दोस्तों है आंसर नंबर सी है दोस्तों। जो गैलियम होता है दोस्तों उसकी परमाणु संख्या 31 होती है दोस्तों। गैलियम की परमाणु संख्या 31 होती है दोस्तों। और इसकी अगर हम परमाणु भार की बात करें, अगर परमाणु भार की बात करें दोस्तों, गैलियम का परमाणु भार जो होता है दोस्तों 69.72 होता है दोस्तों। गैलियम का परमाणु भार जो होता है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि गैलियम का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, 69.72 होता है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 पूछता है दोस्तों विज्ञान की कौन सी शाखा है। क्वेश्चन नंबर 29 विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है दोस्तों। जो हमारा ट्यूमर हो जाता है, दोस्तों सुने होंगे कि ब्रेन ट्यूमर या जिस तरह का भी ट्यूमर होता है उसे किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जाना जाता है दोस्तों। तो ये हमारा ऑस्टियोलॉजी होता है दोस्तों। आंसर नंबर सी जो ऑन्कोलॉजी होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत ट्यूमर के बारे में बताता है। हमारा जो विज्ञान की शाखा है ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत ट्यूमर के बारे में बात की गई है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 कि गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों। तो गेहूं जो हमारा होता है, गेहूं में जो आपका कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। तो गेहूं में दोस्तों आंसर नंबर सी 12% प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो दोस्तों आपके होने वाले यूपी SSSC PET एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, और सारे क्वेश्चन यूपी SSSC हो गया या ये SSC हो गया या जो हमारे रेलवे की एग्ज़ाम है या JEE के कोई भी एग्ज़ाम है, सारे क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। आई होप, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसी लेवल के दोस्तों क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।